नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर है चंपावत से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी 11 मई को नामांकन दाखिल करेंगी और उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और राज्यसभा के सांसद प्रदीप टम्टा समेत विधायक और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। यहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने एक दिन पहले अपना नामांकन दाखिल किया। अब कांग्रेस की उम्मीदवार वो 11 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगी और उसके लिए कांग्रेस की तरफ से पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो पीसीसी चीफ करण माहरा हो या फिर यशपाल आर्या और तमाम बड़े नेता, विधायक, कार्यकर्ता इस नामांकन कार्यक्रम में पहुंचेंगे और नामांकन दाखिल किया जाएगा। नॉमिनेशन फाइल करने जा रही है, जिसमें सीएलपी लीडर यशपाल आर्या जी, माननीय हरीश रावत जी, प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव जी, प्रदीप टम्टा जी, सभी वरिष्ठ विधायकगण और मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। चंपावत उपचुनाव पर बीजेपी ने जीत का दावा कर दिया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स की माने तो उपचुनाव में कांग्रेस इन सभी दावों की पोल खुलने वाली है, जिसमें कांग्रेस मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारने की बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक महिला को चुनाव में उतारा है और कांग्रेस ने यह साबित कर दिया कि उन्हें इस चुनाव में अपनी हार का डर पहले से ही सताने लगा है। भुवन कापड़ी हो या कांग्रेस के तमाम नेता हो, उन्होंने बता दिया कि वो घुटनों पे आ गए हैं और पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। कांग्रेस के नेता कुछ दिन पहले कह रहे थे भुवन कापड़ी जी को हम दोबारा चुनाव लड़ा देंगे। हमने कहा था भुवन कापड़ी जी को छोड़िए, हरीश रावत जी, करण माहरा जी, राहुल गांधी जी को ले आइए। जमानत जब्त नहीं कराई तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। एक महिला बहन के पीछे छुप के अपनी इज्जतें बचा रहे हैं और बहादुर बन रहे हैं। ये कहाँ की बहादुरी है? हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि खनन में किसका नाम आया, कौन खनन घोटालेबाज बन रहे थे, कौन सेटिंग गेटिंग कराने की बात कर रहे थे। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये जनता बताएगी जब कांग्रेस में जो इनकी प्रत्याशी है उसकी जमानत जब्त कराएगी। बलि का बकरा बना के भेज दिया एक बहन को। तो देखिए, उपचुनाव से पहले बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। कल कांग्रेस के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन आज बीजेपी के जो नेता हैं, प्रवक्ता है, वो हमलावर हैं। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, अभी चंपावत उपचुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। नामांकन दाखिल धामी ने किया और कल कांग्रेस के उम्मीदवार करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले दावा बीजेपी की तरफ से कि जमानत जब्त हो जाएगी। राहुल गांधी भी आ जाए लड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंजनी, अमूमन ये देखा जाता है जो रूलिंग पार्टी होती है उसका कोई भी कैंडिडेट अगर उपचुनाव लड़ता है तो वो चुनाव अमूमन जीत जाता है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चुनावी मैदान में हैं, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती ये भी है कि जीत तो हासिल करनी है, लेकिन इसके साथ ही एक ऐतिहासिक जीत भी हासिल करनी है, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मौका दिया। उन्होंने उनकी पीड़ा को समझा कि विधानसभा चुनाव के दौरान वो अपनी विधानसभा क्षेत्र जो है कटीमा है वहां पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, और इसी चीज को अब प्रधानमंत्री के डिसीजन को सही साबित करने की जो जिम्मेदारी बीजेपी के संगठन की है, और संगठन पूरा प्रयास कर रहा है और पूरी कोर टीम जो है इस समय चंपावत में मौजूद है। जगह जगह लोगों के साथ बातचीत हो रही है और किस तरह से चुनाव जीतना है इसको लेकर चिंतन मंथन हो रहा है। बीजेपी चाह रही है कि इस बार रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीता जाए, और चूंकि अब तक जो ऐतिहासिक विजय जो है पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के नाम रही है जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, और बीजेपी चाहती है कि इस टारगेट को भेजकर इससे भी बड़ी जीत हासिल करें पुष्कर सिंह धामी, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय को सही समझा जाए। और इसके अलग अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं और कॉन्फिडेंस में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जो प्रत्याशी है निर्मला गहतोड़ी, क्योंकि वो ग्रास रूट की प्रत्याशी है, चंपावत में ही उनका पूरा राजनीतिक जीवन गुजरा है, एआईसीसी की मेंबर रह चुकी हैं और उसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी। रोहित, देखिए, जो चुनाव है, जो राजनीति है, वो राजनीतिक रणनीति, इसके अलावा जो मनोवैज्ञानिक बढ़त की एक कोशिश होती है नेताओं की तरफ से, वो भी यहाँ पर, अगर यहाँ पर बीजेपी की तरफ से दिखाने की कोशिश हो रही है, खुदकर पुष्कर सिंह धामी ने भी बात कही थी कि अगर यहाँ से आपका उम्मीदवार जीतता है
तो वो मुख्यमंत्री होगा। तो इसका भी एक मनोवैज्ञानिक असर होगा कि भाई अगर यहाँ से उम्मीदवार जो जीतेगा वो खुद मुख्यमंत्री होगा तो बेहतर विकास होगा। तो ये एक थोड़ा मनोवैज्ञानिक रणनीति होती है और वो यहाँ पर काम करेगी। बिल्कुल, और इसके पहले भी हमने देखा है कि अंजलि 2 बार मुख्यमंत्री विशाल जनसभाएं कर चुके हैं चंपावत पे, और इसके साथ ही 2 रोड शो कर चुके हैं। एक तो नामांकन के दिन और उसके पहले भी टनकपुर से बागेश्वर तक उन्होंने विशाल रोड शो किया था, जिसमें राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, सारी कोर टीम मौजूद थी और उसके साथ ही संयोजक कैलाश गतोड़ी भी मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती रहेगी, क्योंकि चंपावत जो है निर्मला गैतोड़ी का गृह क्षेत्र है और चंपावत में ही वो 1996 से राजनीति करती आई हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह से कम कर आंकने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निर्मला गैतोड़ी के पास राज्य मंत्री का दर्जा भी रहा है जब कांग्रेस की सरकार थी। वो उत्तराखंड समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रह चुकी हैं और उसके साथ ही चलिए रोहित आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने महिला उम्मीदवार पर हमला करके एक बड़ा मौका दे दिया, एक बड़ा हथियार दे दिया कांग्रेस पर बीजेपी पर हमला करने का कि बीजेपी महिला विरोधी है, महिला उम्मीदवार को इस तरीके से टारगेट कर रही है कि भाई वो महिला है, उनके पीछे पूरी कांग्रेस छिप गई है। आगे बढ़ते हैं, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, लेकिन सड़कों में गड्ढे होने की वजह से यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चमोली की तस्वीर आप देखिए। दरअसल जोशीमठ से वन वे सिस्टम लागू है। जोशीमठ से बद्रीनाथ और मुख्य बाजार जाने के लिए जोशीमठ नरसिंह मंदिर बाईपास से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन बाईपास पर पीडब्ल्यूडी ने पिछले दिनों डेंटिंग पेंटिंग का काम किया था। 10 मीटर का हिस्सा बिना मरम्मत के छूट गया था। इन सब के बीच सड़क में गड्ढा बन गया। गाड़ियों को आने जाने के साथ साथ जो पैदल लोग चलते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। और अब आप तस्वीरों को देखिए कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए सड़क धंस गई है, यहाँ पर कभी भी चाहे पैदल हो, चाहे गाड़ी हो या बाइक हो, हादसे का शिकार हो सकती है। तो ये एक बड़ी खबर है और चिंता वाली खबर है। अब देखना ये होगा कि पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जो बड़ी लापरवाही की गई है उस पर क्या एक्शन होता है। सबसे पहले तो उस सड़क का मरम्मत करना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ही है, तो इसमें जल्दी जल्दी इन लोगों को कहा जाए कि ये रोड सही कर लें, क्योंकि इन्होंने सारा रोड सही कर दी है, थोड़ा बहुत काफ़ी ठीक कर दिया इस बार जो है, लेकिन ये पैच छोड़ दिया जो है, ये वो वाला पैच है, क्या बोलते हैं इसको, जो है ये धंसने वाला है, ये है नहीं। तो इसको जल्दी ठीक करना चाहिए उन लोगों को, जैसे फिर आने वाले यात्रियों को परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि हम जो है उत्तराखंड की चारधाम की सारी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाएंगे, लेकिन खाली हवाई बातें हुई है और धरातल पर काम आप देख रहे हैं कितना कैसा काम हो रखा है। मेरी गुजारिश आप लोगों से, सरकार से, नवयुवकों से, आप प्रेशर मारिए सरकार पर, डालिए प्रेशर कि वो इस रोड को सही ढंग से बनाए करके, जिससे यात्रियों को असुविधा न हो। उत्तराखंड टूरिस्ट डेवलपमेंट बोर्ड ने चारधाम यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक टूरिस्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है। इस सिस्टम के बारे में वरिष्ठ शोध अधिकारी सुरेंद्र सिंह सामंत ने कहा कि पर्यटन विभाग की पहल पर यात्रियों के रजिस्ट्रेशन, सत्यापन से लेकर उनकी सेफ्टी के लिए सिस्टम का इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक 7 लाख से अधिक यात्रियों का इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इस सिस्टम के जरिए इमरजेंसी हालात में परिवार वालों को सूचित करने के साथ साथ प्रशासन को भी उसकी जानकारी रहेगी। पर्यटन विभाग ने पहल की है कि जो भी चारधाम में यात्री आएंगे उनकी सुरक्षा के लिए और उनके सत्यापन और पंजीकरण के लिए हमने जो है एक टूरिस्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम नाम से एक सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन और मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी यात्री, कोई भी ट्रैवल एजेंट, कोई भी फैमिली उसमें अपना पंजीकरण करा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो यात्रियों की सुरक्षा और उनके सही नंबर्स की जानकारी प्राप्त करना है। यदि किसी दुर्भाग्यवश कोई भी किसी भी यात्री के साथ कोई अप्रिय घटना भी होती है तो उसके बारे में उसके परिवार को समय पर जानकारी दी जा सकेगी और शासन को, प्रशासन को अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए किस दिन कितने लोगों का आगमन होगा, इसके लिए समय से व्यवस्थाएं करने में भी ये सहायक होगा। बिना किसी पाबंदी के 2 साल बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा के लिए धर्मनगरी से यात्री अब बद्रीनाथ,
केदारनाथ धाम की हवाई यात्रा कर सकेंगे। निजी कंपनी ने हरिद्वार से यात्रियों के लिए हेली सेवा की शुरुआत कर दी है। जाहिर सी बात है कि दोनों धामों के लिए हरिद्वार पहुंचने वाले जो यात्री हैं वो हेली सेवा शुरू होने से उनको काफ़ी राहत मिल रही है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा और यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ तक वो लोग जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। एक निजी कंपनी की तरफ से हेली सेवा की शुरुआत की गई है। हरिद्वार से ये 14 सवारी को कह रहे हैं, एक खेप गई है। इसकी भी जानकारी मिलते ही यहाँ पर टूरिस्टों को ना अभी उनकी साइड का आइडिया नहीं है, तो अच्छी बात है कुछ लोगों को एयर कभी। सर इससे कितनी सुविधा मिल सकती है हवाई यात्रा से? देखिए हवाई यात्रा से लोग जो बुजुर्ग लोग हैं जो उस तरह के हैं काफ़ी जाते हैं, लेकिन अब ये शुरू किया है, इसका भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और यात्री समय और उसकी बचत के लिए हवाई यात्रा से भी अच्छा रुझान है उनका करने का और पर्यटकों यात्रियों में बढ़ोतरी जरूर होगी। संजय पुंडीर हमारे साथ, हमारे संवाददाता हरिद्वार से। संजय, हेली सेवा को लेकर भी तमाम तैयारियां की गई थी, अब निजी क्षेत्र की कंपनी इस फील्ड में आ रही है, क्या सुविधा दे रही है अपने यात्रियों को? दर्शकों को बताएं जो टूरिस्ट आने वाले हैं, जो चाहते हैं कि भाई हेली सेवा के थ्रू या हेलीकॉप्टर के थ्रू जाए दर्शन करने, क्या व्यवस्था है इस कंपनी की तरफ से? देखिए अंजनी, आपको बता दें, चारधाम यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए लगातार उत्तराखंड सरकार लगी हुई है और आपने देखा है कि तमाम जो श्रद्धालु है उनका अतिथि देवो भव कर स्वागत किया जा रहा है और यही कारण है अब जिस तरह से लगातार चारधाम जो यात्री हैं वो जिस तरह से लगातार हरिद्वार पहुंचकर अपना पंजीकरण करा रहे हैं, वही उनके लिए अब राहत भरी खबर है। धर्मनगरी हरिद्वार से 2 धामों के लिए अब हेली सेवा शुरू हो गई है। हालांकि इसे एक निजी कंपनी द्वारा ये हेली सेवा शुरू की गई है और इसमें कहीं ना कहीं दोनों धामों के लिए एक पैकेज रखा गया है। 3 दिन का ये सफर होगा जिसमें 2 नाइट का स्टे हेली सेवा सर्विस यानी एक निजी कंपनी की ओर से मिलेगा और करीब 1,33,000 का ये पैकेज है जिसमें रहना खाना सभी तरह की जो सेवा है वो मुहैया कराई जाएगी। तो तमाम कहा जा सकता है कि जो दिव्य और भव्य यात्रा के लिए जिस तरह उत्तराखंड सरकार ने एक संकल्प लिया है तो तमाम जो अधिकारी है वो भी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। अगर पर्यटन विभाग की बात की जाए तो पर्यटन विभाग भी तमाम लोगों से अपील कर रहा है कि आप भले ही कोरोना का जो संक्रमण है वो कम हो गया हो लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसी को लेकर तमाम जो गाइडलाइन है वो तो जारी नहीं हुई है। बिना किसी पाबंदी के लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जो देश के कोने कोने से यात्री हरिद्वार पहुंच रहे हैं वो अपना यहाँ पर पंजीकरण करवा रहे हैं। हालांकि यात्रा हाईटेक हो इसके लिए एक पंजीकरण के दौरान एक बैंड दिया जा रहा है जो बारकोड मिलता है और उस बारकोड में यात्री की सभी डिटेल होती है। दुर्भाग्यपूर्ण अगर किसी तरह का कोई हादसा होता है तो कहीं ना कहीं यात्री की सारी जो डाटा है जो उसका पहचान है वो कहीं ना कहीं उस बारकोड में होती है। तो अंजनी, कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार पूरी तरह लगी हुई है। जी अंजनी। बिल्कुल संजय, तो आपने बताया कि ये जो कंपनी है ये कई तरह के पैकेज दे रही है, यानी अगर आपको सिर्फ जो है जाना है हेलीकॉप्टर से वहां तक वो भी व्यवस्था है या रहने खाने रुकने पूरा पैकेज दे रहे हैं ये लोग भी? बिल्कुल अंजनी, जिस तरह से एक निजी कंपनी द्वारा एक चारधाम यात्रा के लिए पैकेज बनाया गया है, इसमें 3 दिन का स्टे है और इसमें 2 नाइट स्टे मिलेगी। हालांकि जो निजी कंपनी है इसके द्वारा तमाम जो श्रद्धालु है उनका स्वागत करते हुए कहा जा रहा है कि एक निर्धारित पैकेज रखा गया है और उसमें एक बार एक हेलीकॉप्टर में उसमें करीब 14 व्यक्ति जा सकते हैं और 2 धामों के लिए भी हरिद्वार से शुरुआत की है। हालांकि हम अपने दर्शकों को यही कहेंगे कि अगर हरिद्वार आना हो तो सबसे पहले अपना पंजीकरण कराएं। पंजीकरण कई माध्यमों से किया जा रहा है धर्मनगरी हरिद्वार में आने से पहले, क्योंकि हरिद्वार को एक चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यहाँ पर करीब 4 जगह जो पंजीकरण के काउंटर हैं वो लगाए गए हैं। हरिद्वार के बॉर्डर पर है, नारसन बॉर्डर पर है, रेलवे स्टेशन पर है और खुद पर्यटन कार्यालय में यहाँ पर जो पंजीकरण की सुविधा दी गई है। हालांकि जिस तरह से अब हेली सेवा की सुविधा दी गई है इसके लिए भी तमाम जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है। हालांकि अपना स्वास्थ्य सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है क्योंकि चारधाम यात्रा जाने से पहले लोगों का स्वास्थ्य पूर्ण तरह से सही होना चाहिए क्योंकि वो यात्रा सही हो सके। अंजनी। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बातचीत के लिए। तो ये भी देखिए अलग अलग व्यवस्था की जा रही है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के साथ पुलिस की अभद्रता के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं
और इस पर पुलिस महानिदेशक ने गंभीरता से संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस को सहनशीलता के साथ काम करना होगा और जिससे लोगों का पुलिस पर भरोसा बना रहे। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में पुलिसकर्मी 24-24 घंटे काम करते हैं और इस बात को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने पुलिसकर्मियों को भी नसीहत देते हुए कहा कि बाहर से जो लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके साथ किसी भी तरह की अभद्रता न करें, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। और एक मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिसकर्मी को सस्पेंड भी किया गया है। यात्रा में पुलिस बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्यूटी कर रही है, 24 घंटे की ड्यूटी कर रही है। एक आदमी की शिकायत आई थी, उस पर हमने उसको निलंबित कर दिया। बट ओवरऑल जो पुलिस व्यवस्था है वो जो लोड को देखते हुए, जितनी भीड़ को देखते हुए, ट्रैफिक गाड़ियों को देखते हुए बहुत अच्छा मैनेज पुलिस ने किया हुआ है और हमने सबको निर्देशित भी किया है। मुझे विश्वास है आगे भी अच्छा करेंगे। मैं ये भी लोगों से कहना चाहता हूँ कि लोग अगर रजिस्ट्रेशन जरूर करा करके आएँ। बिना रजिस्ट्रेशन कराए आने से फिर उनको दिक्कत हो सकती है, विशेषकर केदारनाथ में इतनी भीड़ वहाँ जा रही है, तो हम किसी स्टेज पे बिना रजिस्ट्रेशन वालों को वहाँ जाने से रोक देंगे। ये यात्रा उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा पर धामी सरकार से सवाल किए। दोनों धामों से यात्रा पे जो गए थे करण माहरा, वो लौटे और सरकार से सीधे सवाल पूछा और कई गंभीर आरोप लगाए कि इन दोनों धामों में सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर जो दावे हैं वो सच नहीं है। उन्होंने केदारनाथ धाम में शौचालय, हॉस्पिटल, रहने और खाने जैसी जरूरी सुविधाओं का बुरा हाल बताया। माहरा ने दावा किया कि चार धाम यात्रा में अब तक 15 यात्रियों के इलाज की कमी के चलते मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ मास्टर प्लान के तहत स्थानीय लोगों की दुकानें बिना उनको बताए तोड़ दी गई हैं। सरकार के तमाम दावे जिसमें उन्होंने कहा था कि चारधाम यात्रा बहुत सक्सेसफुल है, और जब मैं बीच में एक दिन के लिए यहाँ आया था, मैंने आप सबसे रूबरू होके इस बात को कहा था कि यात्रा के लिए जो दावे सरकार कर रही है पूरी तरीके से खोखले हैं। और आज आप लोग इस बात के साक्षी हैं, जब एक्सीडेंट में 3 महिलाओं की मृत्यु हुई, कल 5 लोगों की मृत्यु कल हुई है, और उसके अतिरिक्त यात्रा में कई जो भक्तगण थे उनकी मृत्यु हुई है, जिसकी संख्या बहुत अधिक है। 16 की जानकारी कल शाम तक की है। और मैं उस दिन भी ये कह रहा था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ का अभाव है। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ रोहित, जब ये दौरे पे जाने वाले थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं एक विपक्ष की भूमिका, जो एक बेहतर विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा, यात्रा करूंगा और वहां पे जो भी व्यवस्था उसका निरीक्षण करूंगा ताकि उत्तराखंड के बारे में लोगों को बता सकूं कि बेहतर विकल्प यहाँ पे है, विपक्ष सहयोगात्मक रवैया अपनाता है। लेकिन यात्रा करने के बाद यहाँ पे आरोपों की झड़ी लगा दिया इन्होंने, क्या सच्चाई है? अंजनी, क्योंकि कपाट जब बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे, उससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा गढ़वाल दौरे पे थे और इसी के तहत उन्होंने चमोली जनपद के बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए और उसके साथ ही प्रयाग जनपद के केदारनाथ धाम के दर्शन किए। हालांकि पत्रकार वार्ता के दौरान करण माहरा ने सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि जो मौत का आंकड़ा है वो तो सत्य है, क्योंकि 8 ऐसे लोग हैं जो जिनकी मृत्यु जो है यमुनोत्री धाम में हो गई है स्वास्थ्य खराब होने के चलते, और उसके साथ ही 2 लोगों की मृत्यु गंगोत्री धाम में हुई है स्वास्थ्य खराब होने के चलते, उसके साथ ही 5 लोगों की मृत्यु जो है केदारनाथ धाम में हुई है स्वास्थ्य खराब होने के चलते। अब सरकार पर लगातार जो है कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के पास चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की चिंता नहीं है, और जिस तरह से सरकार दावे कर रही थी कि जगह जगह स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे, जगह जगह 108 एम्बुलेंस की तैनाती की जाएगी, उन्होंने कहा कि जब मैं यात्रा कर रहा था उस दौरान मुझे स्वास्थ्य विभाग की जो लचर व्यवस्था है वो देखने को मिली। अच्छा रोहित, यहाँ पे जैसा कि अभी संजय भी बता रहे थे कि चूंकि ऊंचाई का इलाका है, स्वास्थ्य सर्टिफिकेट लेके आना बहुत जरूरी था। ऐसा देखा गया कि भाई कुछ लोग जो है बिना सर्टिफिकेट के या बिना जो कुछ बीमारी होगी उसको बिना बताए छुपा के वहां पहुंच गया, क्या जिन हालात में ऊपर जाके उनको दिक्कत हुई होगी, ऐसी भी खबरें आती हैं।
बिल्कुल अंजनी, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे मरीज रहे हैं जिनकी जो कोरोना से संक्रमित रहे हैं। ऐसे में जो फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद तमाम मरीज ठीक भी हुए हैं। ऐसे मरीज चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं और चूंकि ऑक्सीजन लेवल बद्रीनाथ और केदारनाथ में, यमुनोत्री धाम में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, तो जो हृदय से संबंधित जो बीमारियां जिन लोगों को होती है या फिर जो हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं या और जिनको फेफड़ों संबंधित बीमारी होती है, उनकी तबीयत जो है एकाएक खराब हो जाती है और बिल्कुल पैनिक जैसी स्थिति हो जाती है। इसलिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जो तमाम तीर्थयात्री उत्तराखंड आ रहे हैं पहले अपना मेडिकल पूरा। चलिए रोहित, आएंगे आपके पास, और इसीलिए ये कहा गया कि भाई आप स्वास्थ्य सर्टिफिकेट लेके आइए। और सरकार ने भी जो दावे किए थे कि हर जगह कैंप लगा है, उस दावे की भी पोल खुलती नजर आ रही है। और कांग्रेस उत्तराखंड के अध्यक्ष करण माहरा ने उत्तराखंड और यूपी के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंटवारे को दोनों ही सरकारों ने इस तरह महिमा मंडित किया जैसे उत्तराखंड की झोली में सब कुछ आ गया हो। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने केंद्र के दबाव में यूपी के साथ समझौता किया और यूपी सरकार के आगे घुटने टेक दिए। हरिद्वार कुंभ मेले वाली जमीन को यूपी सरकार को दे दिया। उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। मारा ने कहा कि सरकार को बंटवारे के खिलाफ अब कोर्ट में जाना चाहिए। अब जब हमारे यहाँ कुंभ का मेला होगा, हमको उत्तर प्रदेश से उसमें सहमति मांगनी होगी, उनकी इजाजत मांगनी होगी। जी हजूर, हमको दे दीजिए इजाजत, कहना होगा। यही नहीं, बद्रीनाथ धाम के पास भी एक बहुत बड़ी जमीन केंद्र सरकार के दबाव में उत्तर प्रदेश को दे दी गई और लेने के नाम पर सिफर। पहले भी इसी तरीके का महिमा मंडत हुआ था। साहब बहुत बड़ा हो गया, यूपी जी वहाँ मुख्यमंत्री बन गए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ला के सब कुछ ला के 90% जो है हम लोग को हमारी चीजें मिल गई हैं। ऐसा नहीं हुआ है। इस परिसंपत्ति के बंटवारे में उत्तराखंड ने धोखा खाया। चलिए आगे बढ़ते। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और अब तक हजारों लोग चारधाम में जाके बाबा के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के दौरान 15 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि यमुनोत्री धाम में 8, गंगोत्री में 2, केदारनाथ धाम में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो भी चुकी है। लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति यात्रा पर निकलने से बचें। और उन्होंने ये भी कहा कि चारधाम यात्रा के शुरुआती दौर में ही इतने लोगों की मौत हो जाना ये काफ़ी दुखद है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 15 डेथ हो चुकी हैं अभी तक, जिसमें से कि 5 केदारनाथ धाम की तरफ हैं, 8 यमुनोत्री और 2 गंगोत्री में हैं। ये सब अनफॉर्चुनेट पार्ट है। हमारी वो लोग सडन उनको डेथ हो गई उनकी, और जैसे ही कुछ सिम्टम आए तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में उनकी पल्स और ये सब चीज़ें गायब हो गई। तो समय ऐसा कहा जा सकता है कि अचानक से इतना समय नहीं मिला कि हम उनको रिवाइव कर पाते। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग है, इस पर हम काम कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसमें हम लोगों ने सभी लोगों से एक अपील भी हम करना चाहते हैं कि जो भी पेशेंट, जो भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, सांस की कोई प्रॉब्लम है, या क्रॉनिक डायबिटिक है, क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है, वो अपने हित में और सभी के हित में अपनी यात्रा को स्थगित रख सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, हर किसी की इच्छा होती है कि वो बाबा केदार के और बद्री विशाल के दर्शन करें, लेकिन अगर आपकी तबीयत में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि ऊंचाई पे ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम हो जाता है, दिक्कत होती है, तो ऐसे में अपना सर्टिफिकेट आप लेके जाएं। अगर आप इस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं तो कृपया इस यात्रा से करने से बचें।